Assalamu alaikum everyone. Can you people hear me? जी। तो कल हमने थैलेमस जो वहाँ तक हमने सीएनएस न्यूरो एनाटमी जो थी हमारी वो हमने की थी। हमने सेरिब्रम, पहले स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की। अब हम वहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैलेमस के बाद थैलेमस हाइपोथैलेमस हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम टर्म, जैसा कि हमें पता है हमारे पास मोस्टली जो क्लिनिकल टर्म्स हैं वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुई होती। तो लिम्बस एच से है। तो ये हमारा जो जहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उनका सेंट्रल एरिया जो है वहां पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर बरीड होता है ब्रेन स्टेम के टॉप पे। वहां पे ये बरीड है कॉर्टेक्स के अंडर, ऑन टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम एंड बरीड अंडर कॉर्टेक्स। ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। बाकी इसके जो फंक्शंस हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वही करेंगे, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें इतना। तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा है, उनमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं और इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं जिनमें बिहेवियर और मूड्स आ जाते हैं हमारे, जो सारे हैप्पी, क्राई, लाफ, सैड, फियर, एंगर, एग्रेशन, सारे मूड्स। इसी तरह मोटिवेशन और जो मेमोरी है हमारी उसको कुछ हद तक जो इसका हिप्पोकैम्पल एरिया है वो कंट्रोल कर रहा है। और जो विजुअल और मोटर रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, जो कि हमारे सेक्स, प्लायर, हंगर और रिप्रोडक्शन के लिहाज से हैं, जो मोटर रिस्पॉन्सेज हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और कुछ हद तक ऑल्फैक्शन को भी। तो ये छोटे छोटे मेन फंक्शन है जो लिम्बिक सिस्टम के, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। लिम्बिक सिस्टम से आगे चलते हैं हम जी। बेसल गैंग्लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल में हम इसे कवर करेंगे। गैंग्लिया जो है ये मिसनोमर है। हम जो मेन टर्म है, जो एक्चुअल टर्म है जो आजकल यूज होती है, दैट इज बेसल न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई यही टर्म यूज होती है मोस्टली हमारी। होते क्या क्या है हम जो पढ़ते हैं इसमें हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस आ जाता है, देन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती, ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामेन। फिर क्लोस्ट्रम है, क्लोस्ट्रम क्लोस्ट्रम ही है इसका आगे एरिया। कॉर्पस ट्राइटम हम कहते हैं एक और एरिया। ये कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों को कंबाइन करें हमारे पास, ये जो पहले दो थे उनको हम कंबाइन करते हैं तो हम उसे कॉर्पस स्ट्राइटम कह देते हैं। फिर नियोस्ट्राइटम है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये किस किस का, कॉर्डेट और प्यूटामेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्यूटामेन हमारे पास लेंटिफॉर्म में आ गया था। और लास्ट वन है एमेग्डेलॉयड बॉडी। यहाँ पे भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे हम एमेग्डेलॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजी होगी इनकी। हम आगे अब इसे डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे हैं। ये जी हमारा एक कॉरोनल सेक्शन है। हमने कॉरोनल सेक्शन लिया ब्रेन का, सेंट्रल सेक्शन। तो हमें इस तरह से चीजें नजर आएंगी। कॉरोनल नहीं, सॉरी, मीडियन सेक्शन होगा। तो हम लेटरल व्यू में देख रहे हैं इसे। तो हमें ये जो नजर आ रहा है सारा, दिस वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहां तक। तो ये हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ ये जो सेंटर में है हमारे पास, दिस वन इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है जी, कॉर्डेट आ गया, कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म दोनों को हमने मिला के कॉर्पस स्ट्राइटम कह दिया। तो ये सारा एरिया जो है हमारा, ये कॉर्पस स्ट्राइटम हो गया। अब जो कॉर्डेट है, जो लेंटिफॉर्म है, इसके डीप हमारे पास पड़ा होगा ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामेन। वो हमें इस व्यू में नहीं नजर आ रहे, ठीक है।
कॉर्डेट न्यूक्लियस हमारा ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये नीचे। इसके जो टर्मिनल एंड है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं, ये जो छोटा सा एलोंगेटेड एंड है इसे हम एमेग्डालॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। ये बेसल गैंग्लिया फिर इसके कनेक्शंस हैं हमारे थैलेमस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और बाकी ये हिपोकैम्पस के साथ, लेटरल वेंट्रिकल के साथ है। हम दूसरे व्यू में जाते हैं, इस व्यू में यहाँ पे अब हमें ये कैसे नजर आ रहे हैं। वहां पे हमने देखा लेटरल वेंट्रिकल के साथ ये एसोसिएटेड है। किस तरह एसोसिएटेड है, ये लेटरल वेंट्रिकल की साइड्स पे पड़ा है। यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं हमारे, ये दोनों, ठीक है, उनकी साइड्स पे है, दोनों साइड्स पे। तो ये रहा हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस। फिर कॉर्डेट के साथ हमने कहा था साइड पे हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ठीक है जी। लेंटिफॉर्म किसका कॉम्बिनेशन था, हमने पहले देखा प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस का, ठीक है। इस डायग्राम में हमने ये देखा, ये लेंटिफॉर्म है और ये कॉर्डेट है। लेंटिफॉर्म प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस दोनों का है। लेंटिफॉर्म के अगर हम लेटरली जाएं तो ये हमें छोटा सा एरिया रिज नजर आ रही, दिस इज क्लॉस्ट्रम, ठीक है। ये मार्जिन है क्लॉस्ट्रम जो से सेपरेट कर रहा है साइड पे हमारी टेम्पोरल जो लोब है और गायरा है, ठीक है, उनसे। तो ये हो गए हमारे बेसल गैंग्लिया। दोनों व्यूज में हमने देख लिए। अब इनका फंक्शन क्या है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, उनके एसोसिएशन में ये काम करता है। जो मोटर एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। कम्प्लेक्स एक्टिविटीज जो हैं जिनमें हमारी बहुत सी फाइन मूवमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कटिंग पेपर विद सीजर्स, नेल्स, हैमरिंग, बहुत हमें फाइन मूवमेंट चाहिए, ठीक है। और इसी तरह कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी वो भी सेम है। सब कॉन्शियस प्लानिंग होगी हमारी, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों को एक्टिवेट करना हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी कम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी है उनको कोरिलेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है इन एसोसिएशन विद जो कॉर्टिकोस्पाइनल सिस्टम, जो हमारे सिग्नल्स जाएंगे तो उनको कम्प्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, डिफरेंट पाथवेज के थ्रू कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आते हैं जी, हमारे ब्रेन स्टेम में कुछ रिले करते हैं, कुछ थैलेमस में रिले करते हैं। वहां से सिग्नल कुछ हमारे डायरेक्ट कॉर्पस स्ट्राइटम में चले जाते हैं। फिर थैलेमस से सिग्नल जा रहे हैं जो हमारा मोटर और सेंसरी एरियाज हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो हमारा ग्लूटामेट है, इसको हम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वहां से सिग्नल आ रहे हैं कॉर्पस स्ट्राइटम में। कॉर्पस स्ट्राइटम इसी का पोर्शन है, हम पहले देख चुके। फिर कॉर्पस स्ट्राइटम वो फिर कनेक्टेड है, वहां से सिग्नल आ रहे हैं, थैलेमस से सिग्नल आ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट सिग्नल आ रहे हैं ब्रेन स्टेम से। तो इन शॉर्ट जो कॉर्पस स्ट्राइटम है ये हमारा इसका मेन रिले सेंटर है जहां पे सारे मेन सिग्नल्स आ रहे हैं इसके। कॉर्पस स्ट्राइटम से फिर आगे डिफरेंट सिग्नल जाएंगे, ग्लोबस पैलिडिस में जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वहां से और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसमें जो गाबा है उसके थ्रू कंट्रोल होंगे, और सब्सटेंशिया नाइग्रा से वाइस वर्सा फिर इधर सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये मोटर एक्टिविटी कुछ इसमें आ रही है, कुछ इसमें जा रही है, तो ये उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। इन शॉर्ट हम कहें तो कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सा रिस्पॉन्स किस टाइम होगा। तो ये सारी मोटर एक्टिविटी जो है हमारी उनको कोऑर्डिनेट करता है थ्रू एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दोनों के थ्रू हमारे इसको कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इसमें भी उसी तरह हमारा मोटर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जी ये, और इसी तरह हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स है, उसके साथ हमारा थैलेमस है, ब्रेन स्टेम है। इसको हमने उसी पिछले टेबल को हमने इसमें सिंप्लीफाई कर ली। वहां से सिग्नल हमारे पास जा रहे हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस में जा रहे हैं, उसी के साथ प्यूटामेन जो है हमारा लेंटिफॉर्म का पार्ट है वहां पे जा रहे हैं।
प्यूटामिन से आगे कहाँ पे जाएंगी जी, ग्लोबस पैलिडस में जाएंगे। ग्लोबस पैलिडस से फिर वहां पे वापस सिग्नल आ रहे हैं मोटर, जो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जिनको हमने इनहिबिट करना होगा वो उसी तरह सेंसरी में आएंगे और मोटर कॉर्टेक्स में आएंगे, और वहां से फिर दोबारा रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं जो हमारे क्रेनियल नर्व तक और एंटीरियर हॉर्न जो है स्पाइनल कॉर्ड पे, जहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन्स पड़े, वहां से फिर आगे पाथ जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू मसल्स तक हमारा पाथवे जा रहा है। तो सारा ये कोऑर्डिनेटेड एक सर्किट है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है थ्रू एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने देखा ग्लूटामेट है, और साथ डोपामीन होता है हमारा जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ रहा है डोपामीन, और गाबा जो है हमारा वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है जी, इनको ये इनके थ्रू ये हमारे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी स्टिमुलस जा रहे हैं। अब अगर ये जो पाथवे बन रहे हैं इसमें हमने देखा सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन के थ्रू स्टिमुलेशन हो रही है, और यहाँ से गाबा के थ्रू जो हमारी इनहिबिशन हो रही है। तो ये जो दो पाथवे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो हमारा डोपामिन के थ्रू स्टिमुलेशन होती है वो पाथवे ब्लॉक हो जाए तो हमारी कौन सी डिजीज होगी जी, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज के जो 4-5 मेन फीचर्स हैं उनमें आ जाते हैं रेस्टिंग ट्रेमर्स, जो हर वक्त होंगे पेशेंट को। फॉर एग्जांपल वो लाइंग भी है, सिटिंग पोजीशन में है, तो भी उसे ट्रेमर्स हो रहे हैं, कोई काम नहीं भी कर रहा। ट्रेमर्स टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, रेस्टिंग जो है वो पार्किंसंस डिजीज में होते हैं, और जो इंटेंशन ट्रेमर है जब हम कोई काम कर रहे हैं वो हमारे सेरिबेलर डिजीज में, जो सेरिबेलम की डिजीज है उनमें होते हैं। तो ये याद रखें, जो पार्किंसंस में है इन्हें हम रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं, और जो सेरिबेलम है उसकी डिजीज में इंटेंशन ट्रेमर कहते हैं, जब हम कोई मूवमेंट करने लगे तब होती। फिर रिजिडिटी आ जाती, इसमें आगे 2 टाइप्स हैं, प्लास्टिक रिजिडिटी और कॉग्वे रिजिडिटी, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर ब्रेडी काइनेसिया, जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, वो पर्सन प्रॉपरली मूव नहीं कर सकेगा, अगर कोई मूवमेंट कर भी रहा है तो बहुत स्लोनेस होगी उसकी मूवमेंट में, क्योंकि हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डोपा, उसका चैनल ब्लॉक हो गया डोपामीन। और इसी तरह जो गेट है पर्सन का वो बहुत शॉर्ट स्टेपिंग होगा, प्रॉपर गेट नहीं होगा, एटेक्सिया होगा और शॉर्ट स्टेपिंग गेट होगा, छोटे छोटे वो कदम भरेगा ताकि वो कहीं गिर ना जाए। तो ये 4 इसके मेन जो प्रॉपर फीचर्स हैं पार्किंसंस डिजीज के। उसी तरह हम देखते हैं इसी डायग्राम में वही हमने शो किया है कि कौन से पाथवे जो ब्लॉक हो रहे हैं। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारा, यहाँ से जो डोपामिन के थ्रू एक्साइटेटरी पाथवे, या आप देख रहे हैं इसके थ्रू कॉर्डेट न्यूक्लियस तक ये जो जा रहा है पाथ चैनल, और दूसरा यहाँ से जो प्यूटामिन तक जा रहा है, ये डोपामीन जहाँ पे एक्ट करती है। तो ये दोनों पाथवे अगर ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से हमारा ये होगा। अब ब्लॉक क्यों होते हैं, यहाँ पे हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो उसकी वजह से ज्यादातर ये ब्लॉकेज होती है। ठीक है। सेकंड जो बेसल गैंग्लिया की डिजीज है वो हंटिंगटन्स डिजीज है। ये पार्किंसंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। पार्किंसंस में हमारी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक हुआ तो मूवमेंट्स हमारी बिल्कुल स्लो हो गई, सारा कुछ स्लो हो गया, ब्रेडिकाइनेसिया हो गया, ठीक है, रिजिडिटी हो गई, तो ये सारी चीजें, तो ये हो गई पार्किंसंस में। एक और टर्म पार्किंसंस में हम अक्सर यूज करते हैं डिसडायडोकोकाइनेसिया, पर्सन इज अनएबल टू परफॉर्म अल्टरनेटिंग रिदमिक मूवमेंट्स। उसे हम कहें कि हैंड्स जो है अल्टरनेट सुपिनेट और जो प्रोनेशन करे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाता, तो दैट इज डिसडायडोकोकाइनेसिया। ठीक है, वो अक्सर औकात ये भी फीचर पूछा जाता है, वो मुझसे मिस हो गया यहाँ पे टाइप करने में। तो वो पार्किंसंस का हैलमार्क। पार्किंसंस में हमारा जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था वो ब्लॉक हुआ तो हमारी मूवमेंट स्लो हो गई। अब जो हंटिंगटन डिजीज है
उसमें हमारा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वाला चैनल था, जो ग्लोबस पैलिडस और इनके थ्रू जा रहा है, जो जहाँ पे गाबा यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कॉर्पस ट्राइटम से ग्लोबस पैलिडस और ये जो चैनल है, ये दोनों यहाँ पे अब ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, ये जो एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं उनको इनहिबिट करता है। तो अब इसमें क्या होगा, इनहिबिशन ब्लॉक हो गई तो एक्सेसिव मूवमेंट्स होगी, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, हंटिंगटन डिजीज होगी। उसमें हम कहते हैं कोरिफॉर्म मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं एक्सट्रीमिटीज की, उसके साथ साथ ट्विचिंग होती है फेस की, जिसे फेशियल ग्राइमेसिंग कहते हैं। पेशेंट बिकम्स इमोबाइल, उससे एक मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती। इसी तरह स्पीच और जो स्वेलिंग है वो भी उससे कंट्रोल नहीं होती प्रॉपर, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जो इनहिबिशन है वो नहीं होती, जब एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसकी इनहिबिशन नहीं होती। उसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव डिमेंशिया भी हो जाता है इसमें, अगर हमारा मैग्डालॉइड न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व हो जाए तो लॉस ऑफ मेमोरी और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हमारी डीजेनरेशन जो है गाबा सिक्रीटिंग जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, और सब्सटेंस पी और एसिटाइल सिक्रीटिंग जो स्ट्राइटोनाइग्रिल इनहिबिटिंग पाथवे है। ठीक है जी, ये हो गया। पार्किंसंस को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे या उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसमें हम एल डोपा देते हैं, जो हमारा टिपिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो सेरिबेलम। तो हमने जो छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, पहले हमने सेरिब्रम डिस्कस किया, फिर हमने हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया और जो लिम्बिक सिस्टम था, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम सेरिबेलम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कल ब्रेन स्टेम और जो बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो डिस्कस करेंगे। अभी सेरिबेलम और साथ जो हमारा सीएसएफ सर्कुलेशन है वो देखेंगे। सेरिबेलम, सबसे पहले इसकी लोब्स पे आ जाते हैं और लोकेशन पे देख लेते हैं। लोकेशन क्या है जी, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे और जो पॉन्स है उसके आगे होगा। ठीक है, सॉरी पोस्टीरियरली होगा। तो तीन लोब्स हैं इसकी हमारे पास, इंटीरियर लोब आ जाती, पोस्टीरियर लोब है, और तीसरी एक छोटी सी लोब है जिसे हम कहते हैं फ्लोकुलो नॉड्यूलर लोब। तो ये हमारे पास तीन लोब्स हैं, इनमें हम डिवाइड करते होते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोकुलो नॉड्यूलर। न्यूक्लियाई, अगर हम लेटरल से मीडियल में जाएं, इसकी अक्सर ये तरतीब पूछी जाती है कि लेटरल से मीडियल न्यूक्लियाई बता दें सेरिबेलम की, या मीडियल से लेटरल। तो चार न्यूक्लियाई जो सेरिबेलम के टिपिकल, उनमें आ जाता है जी हमारे पास लेटरल मोस्ट है डेंटेट न्यूक्लियस, उसके बाद एम्बोलीफॉर्म, नेक्स्ट वन इज ग्लोबोस, और लास्ट वन इज फेस्टिजियल। तो डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल, ये चार हमारे पास न्यूक्लिया है जो सेरिबेलम के हैं। फंक्शंस की बात करें तो सेरिबेलम का मेन काम, अगर हम सिंगल वर्ड में कहें तो इसका काम क्या है जी, कोऑर्डिनेशन। जो सारी मूवमेंट्स हैं हमारी, जो सीएनएस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जो सारी मूवमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। उसमें हमारी फिर टोन आ जाती है, मसल टोन एक मेंटेन करना, पोस्चर हमारा जो बैलेंस है, इसी तरह इक्विलिब्रियम बॉडी मूवमेंट्स में हमारा सेम, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट हो, प्रॉपर हो। और अनलाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ऑपोजिट एरियाज ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेरिबेलम सेम साइड को कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं वो हमारे ऑपोजिट एरियाज को कंट्रोल करते हैं, जबकि सेरिबेलम जो है वो सेम साइड को कंट्रोल करता है। तो ये इसके चार पांच मेन फंक्शन है। अगर सबसे मेन की बात की जाए तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स है।
फिर सेरिबेलर लीजन्स, अगर सेरिबेलम डैमेज हो गया है तो क्या होगा? अगर सेरिबेलम का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो इसमें क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले तो जो हमने मूवमेंट इसके फंक्शंस देखे वही डिस्टर्ब होंगे। उसमें हमारे पास पोस्चरल कंट्रोल वो नहीं हो सकेगा। अगर हम पर्सन को कहें कि एक सिंगल लाइन पे वॉक करे तो वो नहीं कर सकेगा, जिसे हम कहते हैं टेंडम गेट। हम उसे कहते हैं आई बंद करके एक सिंगल लाइन पे वॉक करे तो ही वो अपनी जगह से इधर उधर हिल जाएगा, तो वो एक सिंगल लाइन पे वॉक नहीं कर सकता। फिर ट्रेमर्स, इंटेंशन ट्रेमर होते हैं। जब हम उसे कोई काम फाइन काम करने को कहते हैं तो उसके ट्रेमर्स होते हैं। उसको चेक करने के लिए हम फिंगर टेस्ट करते हैं। हम उसे अपनी फिंगर लेकर हम कहते हैं कि मेरी फिंगर तक टच करो, तो दैट इज इंटेंशन ट्रेमर। फिर एक और फिनोमिनन डिसडायडोकोकाइनेसिया, जो हमने पहले भी कहा डिस्कस किया कि ही इज अनएबल टू परफॉर्म वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो कंट्रोल है उसका वो मूवमेंट पे नहीं रहता, वो अल्टरनेटिंग रिदमिक मूवमेंट्स नहीं कर पाता। फिर पोजीशन सेंस, ये वही हमने आईज उसके क्लोज करवाएंगे तो वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा, उसका गेट अनस्टेडी होगा, निस्टैगमस होगा, आई मूवमेंट्स उसकी कंट्रोल नहीं होंगी। उसके अलावा उसकी स्पीच वो उसमें उसे डिफिकल्टी होगी, डिसआर्थरिया होगा। तो ये सारे जो हमारे इसके फीचर्स हैं, और जो जर्क्स हैं वो उसके एक्सेसिव हो जाएंगे, पेंडुलर नी जर्क होगा। तो ये सारे हॉलमार्क्स हैं हमारे सेरिबेलर लीजन के। इसमें याद रखें हमारे पास जो भी सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे ये इप्सिलेटरल होंगे, सेम साइड के होंगे। अगर एक साइड डैमेज है तो उसी साइड के होंगे, अनलाइक सेरिब्रल लीजन्स जो ऑपोजिट साइड के थे ज्यादातर, ये सेम साइड के होंगे, इप्सिलेटरल साइड के होंगे अगर सिंगल साइड डैमेज है। अगर बायलेटरल है तो फिर तो जारी बात है दोनों साइड्स के होंगे। तो ये हमारे सेरिबेलर लीजन या सेरिबेलम के डैमेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो होते हैं। अब ये होते क्यों हैं? ज्यादातर जो हमारी इसमें मोस्ट कॉमन जो है आर्टरी, जो उसे हम कहते हैं पाइका, पाइका सिंड्रोम भी हम कहते हैं। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है, जो सप्लाई कर रही होती है सेरिबेलम को, ज्यादातर ये हमारे जो लीजन्स हैं उसके डैमेज की वजह से हैं, जिसे हम पाइका सिंड्रोम भी कहते हैं। दैट पाइका फॉर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर सेरिबेलम के बाद हम चलते हैं जी सीएसएफ पे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो हमारी तीन मेनिंजेस हैं, ड्यूरा, पाया, अरेक्नॉइड, उसमें हमारी सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है बिटवीन पाया एंड अरेक्नॉइड मैटर, वहां पे हमारे पास जो फ्लूइड रन कर रहा है दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अराउंड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। है क्या ये? क्लियर कलरलेस फ्लूइड है। प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस जो है हमारा लेटरल वेंट्रिकल का और थर्ड वेंट्रिकल का, वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। फिर एक डॉक्ट्राइन कह रहे हैं ये, या हाइपोथेसिस कह लें या एक थ्योरी कह लें, वो यूज होती है मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन उसे कहते हैं। वो है क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्लड सीएसएफ एंड ब्रेन एट एनी टाइम मस्ट बी रिलेटिवली कांस्टेंट। सीएसएफ हो, ब्रेन हो या ब्लड हो, उसका जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली एक जैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। सीएसएफ की आगे डिटेल में जाते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? अपेयरेंस तो हमने पहले डिस्कस कर ली, इट इज क्लियर एंड कलरलेस। वॉल्यूम इसका अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो 150 ml। अगर रेंज में बात करें तो ये 100 to 150 ml इसका वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेटली। रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका क्या होता है जी? 0.5 ml पर मिनट, 1 मिनट
में आधा ml बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम R के लिहाज से बात करें तो ये हमारे पास 30 ml होगा, क्योंकि हम 60 और 0.5, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका 30 ml पर आवर होगा, तो 0.5 ml पर मिनट है। फिर प्रेशर, अगर हम स्पाइनल टैप करते हैं लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में, तो इसका प्रेशर क्या होगा अगर हम मिलीमीटर ऑफ वाटर में लेते हैं। mmHg और चीज़ है और mm ऑफ वाटर और चीज़ है। अगर हम पर्सन को लेटरली लिटा के जब हम जैसे स्पाइनल टैप करते हैं लंबर पंक्चर में जैसे हम लेते हैं, तो उस टाइम CSF का प्रेशर क्या होगा 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। कॉम्पोजिशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो दो मेन चीजें MCQ से के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो वॉल्यूम और इसकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज और क्लोराइड, स्पेशली प्रोटीन और ग्लूकोज के लिहाज से। प्रोटीन इसकी नॉर्मल कितनी होती, 15 to 45 mg पर 100 ml, और ग्लूकोज 50 to 85 mg पर 100 ml। फिर क्लोराइड कंटेंट इसका देखें तो दैट इज 720 to 750 mg पर 100 ml। तो ये हम 100 ml के लिहाज से बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स, इसमें 0 to 3 लिम्फोसाइट्स नॉर्मली हो सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, इसका वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन। फंक्शंस CSF के जनरल फंक्शंस हैं, ये कोई इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs के लिहाज से, फिर हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस एंड प्रोटेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट ये हमारे पास इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल बॉयंसी एंड सपोर्ट फॉर ब्रेन। जो ब्रेन है उसे सपोर्ट दे रहा है और स्लाइट एरिया दे रहा है उसे एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। सर्व्स एज रेजर्वॉयर एंड असिस्ट इन रेगुलेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ स्कल। जो स्कल के कंटेंट्स हैं जिसमें हमारा ब्रेन है, आगे ब्रेन में आगे सेरिब्रम, सेरिबेलम, उनके तो एक रेजर्वॉयर के तौर पे एक्ट करता है। फिर नरिशेस CNS, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इसके थ्रू, रिमूव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम CNS। तो जनरल फंक्शंस हैं ये। अब CSF सर्कुलेशन, CSF कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जी हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल। तो CSF जो हमारा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे किससे प्रोड्यूस होता है, कोरॉइड प्लेक्सिस हैं लेटरल वेंट्रिकल में जहां से CSF प्रोड्यूस हो रहा है। अब लेटरल वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल से ये जाएगा, ये हमारा चैनल है, ये लेटरल वेंट्रिकल से ये थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। पास किसके थ्रू करेगा, एक हमारे पास फोरामेन है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। सो फोरामेन ऑफ मोनरो कनेक्ट्स लेटरल वेंट्रिकल विद थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल में भी कुछ हद तक हमारा CSF प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल जो है यहां से CSF जाएगा हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जो हमारे पॉन्स के पोस्टीरियरली पड़ा है और सेरिबेलम के आगे, ये तो थर्ड वेंट्रिकल से आगे जी फोर्थ वेंट्रिकल में CSF जाएगा। ये रहा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे ये छोटी सी कैनाल जो है इसे हम कहते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्वेडक्ट भी हम इसे कहते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ, और दूसरा एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है यहां से ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी सब एरेकनॉइड स्पेस है उसमें जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो फोरामिना आ जाते हैं, एक फोरामेन ऑफ मेजेंडी आ जाता है ये, और दूसरा फोरामेन ऑफ लुश्का है। इन दो फोरामिना के थ्रू ये डाउनवर्ड ओपन करता है। ये मेजेंडी जो है सेंट्रल फोरामेन होता है और लुश्का साइड्स पे दो छोटे छोटे फोरामेन होते हैं,
ये रहा फोरामेन ऑफ मेजेंटी यहाँ पे, और फोरामेन ऑफ लुश्का यहाँ पे होगा। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे ये इन फोरामिना के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है यहाँ पे। तो ये हमारा सीएसएफ की पूरी सर्कुलेशन है। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जो फोरामिना है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फोरामेन किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है। जो लेटरल फोरामेन फोरामेन ऑफ मोनरो है वो लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करता है। एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस जिसे हम सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करती। और फोर्थ वेंट्रिकल जो स्पाइनल कॉर्ड की जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसके साथ कनेक्ट होगा फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंटी, इनके थ्रू। अब अगर जो सीएसएफ है इसकी सर्कुलेशन जो हमारे पास हमने इतनी पढ़ी, यहाँ पे अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाती है या यहाँ से सीएसएफ ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह, हमारा स्कल जो कैविटी है वो स्वेल कर जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोकेफलस या हाइड्रोसेफलस कहते हैं। तो ये सीएसएफ की या तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही या सॉरी या अगर प्रोडक्शन ज्यादा है या दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन कहीं आ रही। तो इसे हम जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को पहले हम टर्म यूज करते थे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, और नॉन कम्युनिकेटिंग को हम कहते थे ऑब्स्ट्रक्टिव। क्योंकि अब लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जैसा कि नाम जाहिर है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही तो 2 ही वजह हो सकती है, या तो सीएसएफ की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और उसमें क्या होगा, सॉरी या ओवर प्रोडक्शन हो रही या किसी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। 2 रीजंस हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है या उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही वापस जो हमारे सब रेकनॉइड स्पेस है वहां पे। तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ये पहली कॉज आ गई। दूसरी में जो सॉरी ओवर प्रोडक्शन है और दूसरी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, हमारा सब रेकनॉइड हेमरेज हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये 3 कॉजेज। दूसरा हमने कहा था नॉन कम्युनिकेटिंग जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं। इसमें तो वैसे ही ब्लॉकेज हो गई, कहीं हमारे ये जो चैनल्स थे यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो गई है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से वापस स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है हमारा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कहीं पे भी हो सकती है, फोरामेन ऑफ मोनरो, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस और फोर्थ वेंट्रिकुलर आउटलेट। तो यहाँ पे देखें तो सबसे नैरो चैनल हमारा कौन सा है, नैरो चैनल हमारा ये है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन काज है जो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस है या हाइड्रोसेफलस है उसकी। सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है ये हमारी जो नॉन कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोकेफलस है इसकी मोस्ट कॉमन काज है। सबसे ज्यादा यही होता है, इसी में होता है। फिर लंबर पंक्चर हमारा हम कहाँ पे करते हैं जी, मोस्ट कॉमनली हम L4 L5 के लेवल पे करते हैं। इसमें हम कहाँ पे जाते हैं, सब अरेकनॉइड स्पेस जो है हमारी इसमें जाते हैं। इसमें हम पेयर्स किसे किसे करते हैं, स्किन को, फिर सब क्यूटेनियस टिश्यू को, उसके बाद हम ड्यूरा को पेयर्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सब अरेकनॉइड स्पेस में एंटर हो जाएंगे, आगे सब अरेकनॉइड को हम नहीं पंक्चर करेंगे। मोस्ट कॉमन हमारे पास L4 L5 है। L3 से नीचे नीचे हमने लाजमी करना होता है मेनिंजाइटिस के केसेस में, तो सबसे ज्यादा हम L3 और L5 के दरमियान में यहाँ पे ये हम मोस्टली करते हैं। L3 L4 के लेवल पे भी कर सकते हैं, L4 L5 के लेवल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की डिस्कशन थी। बाकी जो चीजें रह गई, हमारा ब्रेन स्टेम रह गया, क्रेनियल नर्व रह गई, वो हम कल को डिस्कस करेंगे। इसके लिहाज से कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं, किसी को यहाँ तक कोई क्वेरीज हैं तो।
जी, किसी और को कोई क्वेरी यहाँ तक? ज्यादा मेन मेन चीजें जो थी हमने सारी कवर कर ली। CSF हो गया, सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम की न्यूक्लियाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह बेसिल गैंग्लिया। अब हमारे रह गए मिड ब्रेन, मेडल्ला, पॉन्स, ये रह गए। क्रेनियल नर्व रह गई। और कुछ जनरल टर्म्स जो हैं जैसे हमारे एक्सॉन्स की टाइप्स वगैरह हैं, वो रह गई। तो वो हम कल पहले मेन टॉपिक्स हम करके फिर बाद में हम वो डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी चीज़ें। जी, टाइप्स ऑफ फाइबर वो भी हम कल, जो माइनर टॉपिक्स हैं, माइनर चीज़ें रह गई हैं हमारी, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। एक्सॉन्स की टाइप्स और फाइबर्स की टाइप्स जो है वो हम, जी वो सारी चीज़ें हम वो कल डिस्कस कर लेंगे। कल हमारी माइनर माइनर चीज़ें ही रहेगी। ब्रेन स्टेम और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो, क्रेनियल नर्व्स के रीजन जो है चार पांच जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। हम इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे 10 o'clock बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।